नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम मन्नू भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी इस उपन्यास का सारांश देख रहे हैं और आज यह सारांश पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरे उपन्यास को पढ़ लिए हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 11वां अध्याय। 11वें अध्याय को पढ़ने से पहले हमने पिछले अध्यायों में यह जान लिया है कि बंटी की मम्मी शकुन का विवाह अब डॉक्टर जोशी से होना तय हो गया और जैसा कि उसका विवाह हो जाता है और अब बंटी को डॉक्टर जोशी के घर में रहना पड़ेगा। तो बंटी इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वह डॉक्टर जोशी के घर में रहे। वह बहुत अकेला महसूस करता है, वह अपने पिता को याद करता है और बंटी यह अब समझ चुका है कि वह चाहे कितना भी ज़िद कर ले, उसकी मम्मी शकुन जो है डॉक्टर जोशी को नहीं छोड़ने वाली, भले ही वह उसको छोड़ देगी। तो चलिए, जब बंटी और उसकी मम्मी शकुन डॉक्टर जोशी के घर में शादी होने के बाद जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उसको देखते हैं। तो मम्मी के स्वागत में डॉक्टर जोशी जो है, उसकी कोठी है ऐसे चमचमा रही है जैसे कल ही बनी हो। इसके पहले वह धूल भरी थी। बंटी पहले भी एक बार मम्मी के साथ यहाँ आ चुका है। बंटी जब भी डॉक्टर जोशी को मम्मी के कंधे पर हाथ रखते देखता है तो बंटी को अच्छा नहीं लगता और इसे देखकर वह मम्मी पर से नज़र हटा लेता है। मम्मी और बंटी के स्वागत के लिए डॉक्टर जोशी की कोठी अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाई गई है। बड़ा सा बेडरूम है, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे, स्लेटी रंग का कारपेट, नया फर्नीचर, नई अलमारियां और नई सजावट दिखाई दे रही है। सब कुछ जो है वह अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। मम्मी ने बंटी से पूछा कि बेटा, तुम्हें कैसा लगा कमरा, बताओ तो, पसंद आया? तो बंटी ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, अच्छा लगा। यहाँ के खाने की व्यवस्था को देखकर बंटी को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? उसे अपने घर की याद आ गई। इतने स्नेह से फूफी उसे खाना खिलाया करती थी, जिसको वह याद कर रहा है। इसी बीच डॉक्टर जोशी के एक मित्र उनके घर आए और डॉक्टर जोशी के मित्र ने बंटी से उसका नाम पूछा। तो बंटी ने उत्तर दिया, अरुण बत्रा। तो बंटी का यहाँ पे रियल नेम अरुण बत्रा है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। तो इस उत्तर को सुनकर मम्मी चौंक गई और घूर घूर कर बंटी को देखने लगी। अब बंटी ने यही सोचकर उत्तर दिया था और यही सोच रहा था कि वह तो बत्रा ही रहेगा, मम्मी की तरह वह नहीं बदलेगा जोशी से शादी के बाद। डॉक्टर जोशी के घर आकर मम्मी के जीवन में एक नया उत्साह आ गया था, लेकिन एक बंटी था जो यहाँ अपने आप को एडजस्ट न कर पाने के कारण एक प्रकार के अजनबीपन की मनः स्थिति से गुजर रहा था। इतना ज़रूर था कि जोत से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, जोत और जो अमी हैं वे डॉक्टर जोशी के हो सकते हैं, उसके जो पुत्र और पुत्री हो, ठीक है। तो जोत और अमी डॉक्टर जोशी के घर में रहते हैं और उनसे दोस्ती हो गई थी, किसकी? बंटी की। तो थोड़ा सा उसको ठीक लगता था। डॉक्टर जोशी के घर में रहकर बंटी अपने आप को उपेक्षित और सबसे कटा महसूस करता है। इससे वह सबसे अपरिचित हो जा रहा है।
यहाँ तो उसे आसमान भी अपरिचित लगने लगा है और ऐसी स्थिति में उसे बार बार फूफी की याद आने लगती है। उसके मन में यही भाव बार बार काम कर रहा है कि यह घर डॉक्टर साहब, जोत और अमी का है, इसलिए यहाँ से वह वापस जाने की बात सोच रहा है। आगे देखते हैं। मम्मी और डॉक्टर जोशी जो है दोनों इस बात का भरसक प्रयत्न अर्थात बहुत प्रयत्न करते हैं कि बंटी इन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल ले, अभियोजित कर ले, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। अपने होते वह मम्मी पर किसी और के अधिकार को सहन नहीं कर सकता। रात को सोते समय बंटी को डर लगता है और मम्मी के साथ सोता है, लेकिन मम्मी है कि डॉक्टर जोशी के साथ वैवाहिक जीवन का सुख भोगना चाहती है। इस समय बंटी की मन स्थिति अद्भुत हो जाती है। उसकी इस मन स्थिति का विश्लेषण करती हुई लेखिका कहती है कि बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी भी छूट गई। पहले ही दिन मम्मी ने बंटी को अन्य बच्चों के साथ सुला दिया और स्वयं डॉक्टर जोशी के कमरे में सोने चली गई। बंटी की आंखें जैसी ही खुली तो उसने अपने आप को अकेला पाया और बंटी उठ खड़ा हुआ और मम्मी के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और रोते रोते वह बेहाल हो गया। मम्मी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो पाया। उसने आंखें बंद कर ली। मम्मी ने समझा कि बंटी सो गया है तो उसने डॉक्टर जोशी से कहा कि सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं सवेरे यह जल्दी उठ जाए तो अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। अब बंटी ने देखा कि डॉक्टर एकदम नंगे थे। उसकी आंखें फटी रह गई। बाद में उसने देखा कि मम्मी भी हाउस कोट के नीचे उसी रूप में थी। मन ही मन उसने दोनों को बेशर्म कहा और छी छी कर बैठा। उसकी आंखों के सामने बार बार यही दृश्य घूमता रहा। 12वें अध्याय में देखते हैं तो सवेरा होने पर बंटी की आंखों के सामने डॉक्टर जोशी और मम्मी की नंगी आकृतियां तैर गई। रात के उस दृश्य को वह चाह कर भी भूल न सका। अमी और जोत स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बंटी भी तैयार होकर स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल में भी वह उसी दृश्य के विषय में बार बार सोच रहा था। पढ़ने में बंटी का ज़रा सा भी मन नहीं लग पा रहा था। घर में जब बाथरूम में वह स्नान करने गया तो अपने अंग को अपने हाथ में लेकर अपनी तुलना डॉक्टर जोशी के साथ करने लगा तो एक विचित्र अपराध भावना ने तब उसे घेर लिया। अगली रात भी वैसा ही हुआ। मम्मी डॉक्टर जोशी के कमरे में सोने के लिए चली गई और वह बाहर बरामदे में सो रहा था। मम्मी ने यह सोचकर कि बंटी रात को न डरे बत्ती जलाकर छोड़ दी। बंटी के मन में पहली रात वाली नंगी आकृतियां बार बार घूमती रही। कभी भी कहीं भी पेशाब कर देता था। कल्पना में वह भी पेशाब कर बैठा और उसने देखा कि उसका बिस्तर वास्तव में भीग गया था। बंटी मन ही मन लज्जित हो उठा। बिस्तर छोड़ने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी, किंतु मम्मी ने किसी तरह उसकी लाज बचाई। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर जोशी द्वारा मम्मी की इत्र की शीशी को लेकर पूरे घर में हंगामा मच गया। मम्मी ने तीनों बच्चों से शीशी के विषय में पूछा, किंतु शीशी गिराने का अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया।
मम्मी ने बंटी से भी पूछा और उसने नकारात्मक उत्तर दिया, अर्थात उसने कहा कि मैंने शीशी नहीं गिराई। बार बार उसे लग रहा था कि शक उसी पर किया जा रहा है, तो बंटी को लग ही रहा था कि शक उस पर किया जाएगा। बंटी जब स्कूल से घर वापस लौटता है तब मम्मी उसे बताती है कि उसके लिए नई अलमारी लगवा दी है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें से दवाइयों की गंध आ रही है। वह इस बात का पूरा विरोध करता है कि उसे यह अलमारी नहीं चाहिए। जब मम्मी जो है बंटी से आग्रह करती है कि वह डॉक्टर जोशी को पापा क्यों नहीं कहता, तो बंटी इसे अस्वीकार करते हुए कहता है कि उसके पापा तो कलकत्ता में रहते हैं। मम्मी उसके इस उत्तर से दुखी और गंभीर हो जाती है। बंटी अपने छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा था। इन सारी स्थितियों से मम्मी अब बहुत निराश हो गई थी। उसके मन में अब बात साफ हो गई थी कि बंटी को वह वैसा नहीं बना सकती जैसा वह चाहती थी। आगे देखते हैं। अम्मी ने बंटी की किताबों को अपनी मेज से उठाकर फेंक दिया। बंटी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अम्मी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब अम्मी ने ज़ोर से बंटी की बाँह पर दांत भर कर काट लिया, तो मम्मी ने इसी बीच में आकर उनके झगड़े का निपटारा कराया। बंटी ने मन ही मन यह फैसला किया कि कल वह अपने पापा को चिट्ठी लिखेगा। 13वें अध्याय में देखते हैं। इस नए वातावरण से बंटी का मन बुरी तरह घुटने लगा। अब सब ओर से बंटी अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि जो जोशी जी थे उनको भी वह पसंद नहीं करता था। साथ में उनके बच्चे से भी मारपीट झगड़ा यह चालू हो गया था। उनकी मम्मी, बंटी की मम्मी भी उसे समझ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से वह अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा। न तो बंटी का मन अब स्कूल में लग पाता, न घर में। वह राजकुमार की जादू भरी कहानी को याद करके अपने दुख को कम करने की कोशिश करता। डॉक्टर साहब ने बंटी के लिए एक नई मेज़ मंगवाई, किंतु बंटी को उनकी कृपा नहीं चाहिए, उनका मेज़ उन्हें नहीं चाहिए। वह मेज़ के बजाय ज़मीन पर पड़ना पसंद करेगा। किसी भी मूल्य पर उपेक्षित जीवन बंटी को स्वीकार्य नहीं है। वह कभी भी इस बात को नहीं भूल पाता कि जब वह मम्मी के साथ अकेला रहता था तो मम्मी उसके अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। तब मम्मी पर उसका पूर्ण अधिकार था, लेकिन डॉक्टर जोशी के बीच में आने से उसके एकाधिकार का हनन हो गया है। अब उसे अपनी इन सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र अपने पापा में दिख रहा था। बंटी की इस मनः स्थिति को डॉक्टर जोशी पूरी तरह समझते हैं, इसीलिए वे किसी भी तरह बंटी को समझाना बुझाना चाहते हैं। किंतु बंटी इतना पजेसिव हो गया था कि अब वह किसी भी की और कोई भी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। एक बार की बात है, डॉक्टर साहब ने उसे अकेले कार में घुमाने का वचन दिया, किंतु किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप वह घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगा। मम्मी के लिए तो ये बातें सहन शक्ति की सीमा से बाहर होने लगी। तब उन्होंने बंटी को डांटते हुए कहा कि कोई बात नहीं समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा, बस तोड़ फोड़ करता रहेगा। तो इस तरह से एक दिन बंटी जो है जोत से पूछता है कि क्या उसे अपनी मम्मी की याद नहीं आती है। तो जोत ने कहा कि थोड़ी थोड़ी आती है। बंटी जोत से अपने पापा की खूब प्रशंसा करता है।
तभी मम्मी उससे पूछती है कि क्या पापा को चिट्ठी लिखेगा। तो बंटी जो है उत्तर में हाँ कहता है। अब बंटी ने अब अनेक प्रकार से मम्मी को सताना शुरू किया। एक दिन स्कूल से लौटकर सीधे अपने पुराने मकान पर चला गया और बगीचे में बैठा रहा ताकि मम्मी उसे ना पाकर परेशान हो उसकी खोज करे। अपने आहत मन में सोचता विचारता हार थक कर वह वहीं पर सो गया। आखिर मम्मी का मन दुख से तड़प उठा और मम्मी ने बंटी से कहा कि बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है? कौन सा कष्ट है तुझे यहाँ पर? क्या तकलीफ़ है? रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज़ एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और क्यों सहेगा? इन सारी परिस्थितियों से वह ऊब गई। बंटी को उसने घर ले जाकर क्रोध में झटक दिया। इधर बंटी के मन में बार बार पापा की यादें आने लगी। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि यदि तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो हम भेज देंगे, लेकिन इस प्रकार रोज़ रोज़ हंगामा करने से क्या है, क्या मिलेगा तुम्हें? बंटी अब स्वयं भी यह महसूस करने लगा है कि उसकी मम्मी यह भली भांति जान गई है कि उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। वह बैठे बैठे स्वप्न ले रहा है। बंटी ने देखा कि गाड़ी नहीं चल रही है, मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही है। यह सब उसका भ्रम है, उसके अपने विचार ही उसको भटका रहे हैं। 14वें अध्याय में बंटी जो है वह अपने पापा की याद में बराबर खोया सा रहने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे पापा की याद ने उसे विक्षिप्त सा बना दिया हो, उसे कोई सुध ना हो। वह अपने पापा की याद में ही खोया रहता है। सब कुछ वह शांत भाव से सहन करता जा रहा है। वह सहम सहम कर अपना समय काट रहा है। कभी तो उसका मन पेंटिंग करने को होता तो देखता कि रंग की बहुत सारी शीशियाँ टूटी पड़ी है। इधर मम्मी की भी मन स्थिति भी बिल्कुल बदल गई है। वह भी जैसे ऊब गई हो। यह एक विचित्र विडंबना ही थी कि जो मम्मी हर पल बंटी पर छाई हुई रहती थी, वहीं अब उसे अपने मार्ग का व्यवधान, अपने मार्ग का कंटक मानने लगी है। कल बंटी के स्कूल से वापस लौटने पर मम्मी घर पर ही थी। मम्मी ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा तो बंटी को ऐसा लगा कि मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मम्मी ने बंटी के पापा के नाम लिखे सारे पत्रों को निकाल कर दिखाते हुए पूछा कि उनमें से क्या कोई चिट्ठी उसने पापा को भेजी भी है कि नहीं। तो वह मम्मी की बातों का उत्तर दिए बिना शांत रहता है। वह कुछ नहीं बोला। उसके बाद मम्मी ने उसे बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो रोकना भी ठीक नहीं है। बंटी इस बात से अवगत हुआ कि उसके पापा आ रहे हैं। उसके आगमन की सूचना मिलने पर डॉक्टर जोशी बंटी को लेकर स्टेशन चल दिए। बंटी को जाने के लिए मम्मी ने तैयार किया था और डॉक्टर साहब ने मम्मी से पूछा कि तुम स्टेशन नहीं चलोगी, तो मम्मी ने जाना अस्वीकार कर दिया। स्टेशन पर पहुंचने पर बंटी ने अपने पापा को पहचाना और उनके समीप चला गया। डॉक्टर जोशी बंटी के पापा को अपने घर पर ही लाना चाहते थे, किंतु वह तत्काल उनके साथ चलने के लिए सहमत न हो सके। उन्होंने शाम 4 बजे पहुंचने की बात कही। तो इस तरह से शाम 4 बजे नियत समय पर जो अजय हैं, बंटी के पापा, डॉक्टर जोशी के घर पहुंच गए और मम्मी तथा डॉक्टर जोशी के साथ काफ़ी देर तक बातचीत की। मम्मी और पापा में परस्पर औपचारिक बातें हुई।
पापा ने बंटी से पूछा कि बंटी हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बंटी तो ऐसे प्रस्ताव की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने अपनी स्वीकृति दे दी। मम्मी भी इस बार उसके मार्ग में कोई रुकावट न डाल सकी। बंटी ने मम्मी से कहा कि वह फिर कभी उसके पास नहीं आएगा, पापा के पास ही हमेशा रहेगा। तो डॉक्टर साहब के घर में होने के कारण मम्मी रो भी नहीं सकी इस बात को सुनकर। बंटी सोचता था कि कलकत्ता जाने के बाद से मम्मी उसे रोकेगी, दुखी होगी और रोएंगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस घटना से बंटी का मन जो है और भी आहत हो गया। मम्मी अब मानसिक रूप से बंटी को उसके पापा के पास भेजने के लिए आतुर थी। वह चाहती थी कि जाते समय बंटी को कुछ दे दे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह कुछ भी लेने से इनकार कर सकता है। बंटी मन ही मन सोचता था कि कोई तो कम से कम उसकी मम्मी तो उसे जाने से रोके, पर कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वह आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी और जो मम्मी है उसकी सामान जमाती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। बंटी को सबसे बड़ा कष्ट इस बात से था कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी उसे कलकत्ता जाने से नहीं रोका। आखिर पापा आ गए और वह दौड़कर उनके पास चला गया। उसे विदा करने उसकी मम्मी भी आई। मम्मी ने उसे कुछ पैकेट दिए, जिसे निकाल कर उसने अलग रख दिया। मम्मी ने बंटी के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखा, लेकिन फिर भी वह मौन बनी रही। स्टेशन पहुंचने के बाद भी बंटी के मन में ऐसी आशा थी कि शायद मम्मी आए और रोककर उसे कहे कि बंटी मत जा बेटे, मैं तेरे बिना रह नहीं सकूंगी। लेकिन बंटी की जो उसकी आशा थी, वह जो आशा है वह निष्फल हो गई। वह अपने पापा के साथ गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी स्टेशन छोड़ चली। पापा बंटी को लेकर कलकत्ता पहुंच गए। वह बैठा हुआ पापा को देख रहा है। अंदर से वह घबराहट महसूस भी कर रहा था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 15वां अध्याय। आगे क्या होता है देखते हैं। बंटी के अपने पापा के साथ चले जाने के बाद शकुन ठंडे मन से, शांत भाव से इन सारी स्थितियों पर विचार करना शुरू किया। अब शकुन सोचती है कि बंटी स्वयं जाना चाहता था या अजय ही उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। बंटी को उसने इस घर के अनुकूल बनाने का यथासंभव हर प्रयास किया, किंतु इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा न सकी। वह इसे अपना घर समझता ही नहीं, यह बात शकुन सोच रही है। अब अजय के साथ बंटी भी उसके जीवन से दूर चला गया। शकुन को याद आता है कि जब अजय ने बंटी को अपने पास रखने का प्रस्ताव भेजा था, तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया मिश्रित ढंग की थी। अजय के उस पत्र को लेकर शकुन और डॉक्टर जोशी के बीच काफ़ी बातचीत हुई थी। अजय के यहाँ आ जाने के बाद भी शकुन कुछ स्पष्ट निर्णय लेने में अक्षम रही। कभी कभी वह सोचा करती थी कि बंटी ने कलकत्ता जाने का निर्णय भावुकता और आवेश में लिया होगा और अलग होते समय शायद अपने पापा के साथ जाने से मना कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शकुन जो है वह बंटी के कारण दुखी है और उसे भेजते समय भी शायद उसने यही सोचा था कि जैसे भी हो बंटी खुश रहे। शकुन सोचने लगी कि बंटी उसके और अजय के बीच सेतु न बन सका,
इसीलिए शायद उसे भी कट जाना पड़े। इसी बीच शकुन को याद आता है कि बंसीलाल की जो बहू है, उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया था कि यह इनके पहले वाले आदमी का बच्चा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि यही दहेज में लेकर आई है। तो बंटी के साथ जुड़ी सारी यादें शकुन की स्मृति में ताज़ा हो उठी है। फूफी ने भी एक बार शकुन से कहा था कि मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, नहीं एक दिन आप ही दुखी होगी। एक सी ही तो वे सारी बातें थी, किंतु उनके अर्थ बदल गए, क्योंकि शायद संदर्भ भी बदल गए और उस घटना के बाद एक प्रकार से सब सोचने लगे थे, लेकिन सब अपने अपने बारे में अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। इसलिए लेखिका का यह कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि सब अपने अपने अहम, अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं गया। बंटी अपने पापा के यहाँ आकर खुश न था, यही कारण था बंटी जोशी के घर खुश न था। शायद यही कारण था कि इस घर में वह एक असाधारण बालक की तरह व्यवहार किया करता था। शकुन भी अत्यंत व्याकुल और व्यथित मनोदशा में थी। बार बार उसे बंटी की यादें आ रही थी। अब देखते हैं दोस्तों 16वां अध्याय। बंटी जो है अपने पापा के साथ रेल के डिब्बे में बैठकर जा रहा है। कलकत्ता के विषय में न जाने उसने क्या क्या और कैसी कैसी कल्पनाएं अपने मन में संजो रखी थी, किंतु यथार्थ की आग में जलकर वे सब राख हो गई। जब वह कलकत्ता पहुंचा तो उसने क्या देखा? पापा बंटी के दुख को समझ नहीं सकते। उसने सरक कर खिड़कियों पर 2 हथेलियां रखी और बाहर के दृश्य देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया है। पापा जो है बंटी को घर ले गए। घर पहुंचकर अजय ने बंटी का परिचय चीनू से कराया। चीनू अभी बहुत छोटा था। चीनू जो है अजय का एक बच्चा है, जो कि बंटी के जो है वो दूसरे मम्मी से आया है, ठीक है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल है जो उसके और पापा के बीच दीवार बनकर खड़ा है। उसने पापा की नई पत्नी मीरा को देखा और मन ही मन कहा कि यह मेरी मम्मी नहीं है, इसे मैं मम्मी नहीं कह सकता। तो पापा की नई पत्नी ने अर्थात मीरा ने बंटी का बहुत आदर सत्कार किया और स्नेह दिया, प्यार दिया। सामने वाले चेहरे में दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल आ गया। बंटी सोचने लगा कि पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे, शायद वह यही है। जब उसने छोटे चीनू को देखा तो उसे याद आया कि डॉक्टर जोशी के पुत्र अमी को लेकर उससे कहा गया था कि बंटी यह तुम्हारा छोटा भाई है। यहाँ आकर भी वह कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा था और इस अनुभव को कर कर वह फिर से गुमसुम बन गया। यहाँ भी पापा का एक निष्ठ प्यार उसे चाहिए था, जो नहीं मिल सकता था। वर्षों साथ रहने के बावजूद इसी एक निष्ठ प्यार को प्राप्त करने के लिए मम्मी से वह अलग हुआ था और इस एक निष्ठ प्यार को न तो उससे उसकी मम्मी दे पाई और न पापा दे पा रहे थे। प्रतिपल वह खोया खोया सा, सहमा सहमा सा रहने लगा। इस नए वातावरण में वह अपने आप से इतना ही कटा हुआ महसूस करने लग रहा था जितना कि मम्मी के साथ रहते हुए महसूस करता था। बंटी जो है स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा देने जाता है, ठीक उत्तर नहीं दे पाता।
वास्तव में वह नर्वस हो जाने के कारण ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता, जिसके फलस्वरूप स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पाता। अब अजय ने सोच लिया था कि अगर बंटी को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता तो उसे हॉस्टल में रख देंगे, इसलिए कि वहाँ हॉस्टल में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल कूद कर अपने व्यक्तित्व का सहज विकास कर पाएगा। हॉस्टल का नाम सुनकर और भी कट जाता है बंटी, और बंटी सोचने लगता है कि वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दें। वह यहाँ नहीं रहेगा, वह रहेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। रात को जब पहला दिन था और पहली रात थी बंटी की कलकत्ता में, रात को जब सोने का समय आया तो उसके सामने वही पुरानी समस्या जो डॉक्टर जोशी के यहाँ थी फिर से उसके समक्ष आ गई। पापा ने पूछा, अकेले में डरोगे तो नहीं, सो जाओगे ना? तो बंटी ने सहमते हुए हाँ तो कर दी, किंतु जैसे ही पापा और मीरा ने अपने कमरे की बत्ती बुझाई तो उसे डॉक्टर जोशी के घर की वह रात स्मरण हो आई जब उसने उन्हें नंगा देखा था। तो बंटी के जो पापा हैं उसके पापा ने कहा कि वह मीरा को मम्मी कहकर पुकारे। तो उसे अर्थात बंटी को मम्मी की वह बात याद आ जाती है जब उसने भी इसी प्रकार डॉक्टर जोशी को पापा कहकर पुकारने की बात कही थी। तब तो उसने बड़े ही गर्वित भाव से कहा था कि उसके पापा कलकत्ता में रहते हैं और डॉक्टर साहब को वह पापा कभी नहीं कह सकता, किंतु यहाँ यह पापा का प्रतिवाद न कर मौन बना रहा। रात को सोते समय बिस्तर में ही उसे पेशाब निकल आया। वह भीतर ही भीतर लज्जा का अनुभव कर रहा था। इसी प्रकार पहले भी एक दिन जोशी के यहाँ उसे पेशाब निकल आया था, तब मम्मी ने उसकी लाज बचाई थी। पापा ने भी कुछ कहा नहीं, लेकिन वह अपनी अपराध भावना से ग्रस्त हो गया। यहाँ आकर भी बंटी को निराशा ही हाथ लगती है। वह खाना भी नहीं खा पाता। उससे उसके पापा उसकी उदासी के बारे में पूछते हैं। उसने अपने पापा की ओर देखा और उसे बताया जाता है कि वह हॉस्टल में पढ़ने के लिए जा रहा है। बंटी विचारों में लीन है। अंदर से वह सोच रहा है कि ना पापा मिले ना मम्मी रही। उसके पापा कह रहे हैं कि तुम्हें हॉस्टल अच्छा लगेगा, वहाँ तेरी उम्र के बच्चे हैं। अब वह नए सामान के साथ नई जगह जा रहा है। गाड़ी के हिचकोलों के साथ ही वह सो गया और बंटी को लगा जैसे उसके पापा कह रहे हों कि वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है। गाड़ी जो है वह स्टेशन पर पहुंचती है और पापा उसे जगाते हैं। वह सारी रात कल्पनाओं के घेरे में कैद रहता है, लेकिन अब वास्तविकता उसके सामने थी। इसे अब हॉस्टल में जाना था, इसलिए दुख से उसके नेत्र आंसुओं में डूब गए। लेखिका ने उसकी विषम स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफन आए। भीतर की आँखों में ही नहीं, बाहर की आँखों में भी आ गए। तो वैसे ट्रेन में ही उसे पापा ने बताया था कि देखो वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है। उसने गाड़ी से उतरते हुए अजनबी लोगों के चेहरे धुंधले होते हुए देखे और पापा का चेहरा भी उनके साथ ही धुंधला कर रह गया। तो इस प्रकार भरे पूरे संसार में भी बंटी सर्वथा अकेला हो गया है, उसकी मम्मी और पापा रहने के बावजूद। मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी उसको अपना नहीं बना पाए, उसका पूरा पूरा प्यार नहीं मिल पाया उसे, और कोई भी उसको अपना ना बना सके। मम्मी डॉक्टर जोशी के और पापा मीरा के प्रेम में खो जाते हैं।
और बंटी की चिंता कोई भी नहीं कर पाता। इस प्रकार माता पिता के होते हुए भी बंटी अनाथ और असहाय बनकर बिखर जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपका बंटी उपन्यास का सारांश देखा और निश्चय ही आपको यह सारांश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।